हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफरेंट टाइप ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन। तो उसमें देखेंगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है, फिर आगे देखेंगे एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ऐसे बहुत टाइप के हीट ऑफ रिएक्शन है। तो लिख लेते हैं यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन। डिफरेंट टाइप टाइप्स ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन, जिसमें फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो इसमें स्टैंडर्ड का मतलब अभी थोड़ी देर में हम लोग समझ जाएंगे। सबसे पहले इसको डिफाइन कैसे करते हैं। व्हेन 1 मोल substance when 1 mole substance is formed from its element present in standard state, enthalpy change enthalpy change is called standard enthalpy standard enthalpy of formation। तो यहाँ पे दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एलिमेंट जो होने चाहिए, जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट हैं, दैट शुड बी प्रेजेंट इन स्टैंडर्ड स्टेट। और सेकंड बात क्या इंपॉर्टेंट है कि 1 मोल का फॉर्मेशन होना चाहिए। दो बात इंपॉर्टेंट है इसमें कि स्टैंडर्ड स्टेट में उसके एलिमेंट होने चाहिए, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट जिनसे वो बना है, और कितने मोल का फॉर्मेशन हो, 1 मोल का। जैसे अब सबसे पहले समझते हैं स्टैंडर्ड स्टेट क्या होता है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं डेफिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड स्टेट। तो सॉलिड लिक्विड गैस सबके लिए स्टैंडर्ड स्टेट यहीं पे डिफाइन कर देते हैं। अगर गैस हुआ, फॉर गैस शुड बी आइडियल, और प्रेशर कितना होना चाहिए, 1 बार। 1 atm नहीं, 1 atm नहीं, प्रेशर कितना होना चाहिए, 1 बार, और गैस आइडियल होना चाहिए। फॉर लिक्विड सॉल्यूशन, ए लिक्विड सॉल्यूशन होना चाहिए। सॉल्यूशन, अगर सॉल्यूशन है तो कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए 1 मोलर। कॉन्सेंट्रेशन शुड बी 1 मोलर। एम का मतलब है मोलैरिटी, मोलैरिटी से है यहाँ पे। कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर होना चाहिए। अगर कोई लिक्विड है, फॉर लिक्विड सॉल्यूशन नहीं, ओनली लिक्विड या फिर सॉलिड, देन इट शुड बी प्योर एट 1 बार प्रेशर। 1 बार प्रेशर पे प्योर होना चाहिए, उसमें कोई मिलावट नहीं होना चाहिए।
तो अब स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ एलिमेंट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो लिख सकते हैं जनरली स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ एलिमेंट्स आर मोस्ट स्टेबल स्टेट अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब 1 बार प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ इंटरेस्ट एंड टेम्परेचर ऑफ इंटरेस्ट। देखो टेम्परेचर स्टैंडर्ड कंडीशन का पार्ट नहीं है। टेम्परेचर इज नॉट पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड कंडीशन। बट स्टिल जनरली टेम्परेचर क्या लिया जाता है? सराउंडिंग का टेम्परेचर। बट स्टिल जनरली जो टेम्परेचर दिया रहता है वो 25 डिग्री सेल्सियस देता है या फिर 298 केल्विन। तो ये टेम्परेचर कुछ भी हो सकता है लेकिन फिक्स होना चाहिए। और अगर गैस हुआ तो गैस शुड बी आइडियल, प्रेशर होना चाहिए 1 बार। अगर लिक्विड हुआ या सॉलिड हुआ तो डेट शुड बी प्योर। और अगर कोई सॉल्यूशन हुआ तो उसका कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए 1 मोलर। और किसी भी एलिमेंट की बात करें तो स्टैंडर्ड कंडीशन में उसका जो स्टैंडर्ड स्टेट होता है वो मोस्ट स्टेबल स्टेट होगा। मोस्ट स्टेबल स्टेट इन द सेंस, अब हम लोग कुछ एलिमेंट का स्टैंडर्ड स्टेट लिख लेते हैं, फिर समझ आ जाएगा ये क्या है। स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ सम एलिमेंट्स एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो अगर H2 की बात करें तो H2 किस फॉर्म में होता है? गैस के फॉर्म में। O2 25 डिग्री सेल्सियस। जनरली एटमॉस्फेयर यहाँ पे देखेंगे तो प्रेशर 1 बार के पास ही है और टेम्परेचर कितना है? 25 डिग्री सेल्सियस। तो O2 किस फॉर्म में मिलता है? गैस के फॉर्म में। N2 भी गैस के फॉर्म में मिलता है। F2 गैस के फॉर्म में। Cl2 गैस। Br2 किस फॉर्म में होगा? Br2 होता है लिक्विड के फॉर्म में। यहाँ पे इसको इम्पोर्टेंट पॉइंट की तरह रिमेंबर रखना है। यहाँ से अगर I2 की बात करें तो I2 नॉर्मल 25 डिग्री सेल्सियस और 1 बार पे होता है सॉलिड। नॉर्मली जो अभी अपने को मिलेगा I2 सॉलिड फॉर्म में मिलेगा, क्योंकि अपना इन्वायरमेंट का टेम्परेचर लगभग 25 डिग्री सेल्सियस है और प्रेशर भी अप्रोक्स 1 बार ही है। तो जो हमें दिखेगा इस समय जिस स्टेट में, वही क्या है? उसका स्टैंडर्ड स्टेट। अगर मेटल की बात किया जाए तो जितने भी मेटल हैं, मेटल किस फॉर्म में होते हैं? सॉलिड के फॉर्म में। एम का मतलब क्या है? मेटल्स। जो भी मेटल्स होंगे सबके सब सॉलिड स्टेट में होते हैं, एक्सेप्ट मेटल्स आर इन सॉलिड स्टेट। एक्सेप्ट कौन सा मेटल है जो सॉलिड स्टेट में नहीं होगा? वो है Hg। Hg लिक्विड फॉर्म में होता है अगर स्टैंडर्ड कंडीशन में देखा जाए। जो कार्बन होता है, कार्बन में इसके 3 एलोट्रॉप होते हैं, ग्रेफाइट, डायमंड, फुलेरिन। तो जो ग्रेफाइट है
ग्रेफाइट, ये है स्टैंडर्ड स्टेट। अगर हम डायमंड की बात करें, सी डायमंड, तो स्टैंडर्ड स्टेट नहीं है। फुलेरिन की बात करें तो वो भी स्टैंडर्ड स्टेट नहीं है। इसके बहुत सारे जो एलोट्रॉप होते हैं, जैसे अगर कोई बोले कार्बन ब्लैक, कोक, कोल, वो भी सब स्टैंडर्ड स्टेट नहीं है। ओनली ग्रेफाइट क्या है, स्टैंडर्ड स्टेट है। मतलब ग्रेफाइट मोस्ट स्टेबल, थर्मोडायनेमिकली क्या है, मोस्ट स्टेबल है। अगर फॉस्फोरस की बात करें तो वाइट फॉस्फोरस, वाइट फॉस्फोरस, वाइट फॉस्फोरस, इसका सिंबल P4, वाइट, ये क्या है, स्टैंडर्ड स्टेट है। इसके अलावा इसके और भी एलोट्रॉप होते हैं, जैसे रेड फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस, ब्लैक फॉस्फोरस। लेकिन ये सब क्या होते हैं, इनको इनको स्टैंडर्ड स्टेट नहीं माना गया है। दो ये मोस्ट स्टेबल होते हैं, ये जो रेड फॉस्फोरस और ब्लैक फॉस्फोरस है, ये मोस्ट स्टेबल होते हैं, थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल है। बट स्टिल इनको स्टैंडर्ड स्टेट नहीं माना गया है, क्योंकि ये रिएक्टिव ही नहीं है, रिएक्शन ही नहीं करेंगे, तो इनको स्टैंडर्ड स्टेट में लेके कोई कैलकुलेशन ही नहीं कर सकते हैं। इसीलिए क्या किया गया, यहाँ पे P4 वाइट को स्टैंडर्ड स्टेट लिया गया। अगर इसमें थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी देखें तो रेड फॉस्फोरस जो है, यहाँ पे वाइट फॉस्फोरस से ज़्यादा स्टेबल है रेड फॉस्फोरस, और रेड वाले से ज़्यादा स्टेबल है ब्लैक फॉस्फोरस, ब्लैक फॉस्फोरस। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ थर्मोडायनेमिक, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। तो इसको हमें इम्पोर्टेंट पॉइंट की तरह याद रखना पड़ेगा। इनमें जो वाइट टीन है, ये स्टैंडर्ड स्टेट है, और एक और टीन होता है ग्रे टीन, GREY। तो ग्रे टीन स्टैंडर्ड स्टेट नहीं है, लेकिन अगर टेम्परेचर 13.2 डिग्री सेल्सियस या इससे कम दे और बिलो, जब टेम्परेचर 13.2 डिग्री सेल्सियस या इससे कम दे, तो जाके जो ग्रे टीन है स्टैंडर्ड स्टेट बन जाता है। तो इसको याद रखना। अब ऐसे ही सल्फर में जो रोम्बिक सल्फर है, एसिड, जो रोम्बिक सल्फर है, इसको स्टैंडर्ड स्टेट कंसिडर करते हैं। सल्फर में मोनोक्लिनिक होता है, कोलाइडल सल्फर होता है, बहुत टाइप के सल्फर होते हैं जो स्टैंडर्ड स्टेट नहीं है। तो इस तरह से हम देख लिए कौन से एलिमेंट स्टैंडर्ड स्टेट में किस फॉर्म में रहते हैं। अगर कोई बोलता है आयरन सॉलिड, तो ये क्या स्टैंडर्ड स्टेट, मैग्नीज सॉलिड स्टैंडर्ड स्टेट। हमने यहाँ पे देख लिया है कि जो भी मेटल होंगे सारे के सारे क्या होंगे, स्टैंडर्ड स्टेट में सॉलिड फॉर्म में होंगे। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको लिख लेते हैं। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट इज assumed टू बी जीरो। स्टैंडर्ड स्टेट में एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को जीरो एज्यूम करना है।
जैसे अगर कोई बोले एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बताओ, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2 गैस, तो यहाँ देखेंगे H2 गैस स्टैंडर्ड स्टेट में है, तो इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा, जीरो। अगर कोई बोले H2 गैस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन अगर Br2 गैस का कोई बोले, तो क्या ये जीरो होगा। Br2 का स्टैंडर्ड स्टेट है क्या, Br2 गैस नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा, नॉन जीरो। अगर कोई एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Br2 लिक्विड पूछे, तो इसका वैल्यू क्या होगा, जीरो, क्योंकि Br2 का स्टैंडर्ड स्टेट क्या है, लिक्विड। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Hg गैस क्या होगा, नॉन जीरो। लेकिन वही अगर कोई बोलता एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Hg लिक्विड, तो ये क्या होगा, जीरो। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी डायमंड सॉलिड स्टेट में जीरो होगा, नहीं नॉन जीरो होगा, क्यों, क्योंकि डायमंड जो है वो स्टैंडर्ड स्टेट नहीं है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी ग्रेफाइट सॉलिड स्टेट में जीरो होगा। तो हम यहाँ से बता सकते हैं कि अगर कोई भी स्टैंडर्ड स्टेट में एलिमेंट है, तो उसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन अपने को क्या लेना है, जीरो। अगर स्टैंडर्ड स्टेट में नहीं है, तो उसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन लेना है पॉजिटिव या निगेटिव, कुछ भी आएगा। जैसे मान लो अगर एक क्वेश्चन बोलते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव निगेटिव एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। चार ऑप्शन दिया है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2 गैस, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Na गैस, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 गैस, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रेड फॉस्फोरस, यहाँ पे रेड फॉस्फोरस ले लेते हैं, तो किसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नेगेटिव होगा। देखो स्टैंडर्ड स्टेट में होता है तो एंथैल्पी क्या होता है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जीरो। अगर स्टेबिलिटी बढ़ेगा, प्रोडक्ट का स्टेबिलिटी बढ़ेगा, तो एंथैल्पी कहाँ जाएगा, निगेटिव की ओर जाएगा। अगर प्रोडक्ट का स्टेबिलिटी घटेगा, तो एंथैल्पी क्या होगा, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव। हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा है कि अगर प्रोडक्ट का स्टेबिलिटी बढ़ता है, मीन्स एंथैल्पी क्या होगा, निगेटिव। और अगर एंथैल्पी का वैल्यू बढ़ता है तो स्टेबिलिटी घटता है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट ऑप्शन में क्या लिखा है, H2 गैस, तो H2 गैस है, स्टैंडर्ड स्टेट में इसका एंथैल्पी क्या होगा, जीरो। यहाँ पे Na गैस लिखा है, सोडियम मेटल है, किस स्टेट में होना चाहिए, सॉलिड स्टेट में। अब सॉलिड, सोडियम सॉलिड है, उसको गैस में ले गए हो, तो सोडियम को गर्म करना पड़ा होगा, लिक्विड में गया होगा, फिर गैस में गया होगा, तो प्रोडक्ट का एनर्जी तो ज़्यादा है। मतलब इसका एंथैल्पी चेंज, इसका एंथैल्पी का वैल्यू जो आएगा, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, वो आने वाला है पॉजिटिव। इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आएगा पॉजिटिव। O2 गैस स्टैंडर्ड स्टेट है, तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जीरो आएगा। जो थर्ड डी वाला ऑप्शन है,
रेड फॉस्फोरस, हम लोग को पता है कि वाइट फॉस्फोरस अनस्टेबल है, रेड फॉस्फोरस ज़्यादा स्टेबल है। इसके मतलब अगर वाइट वाले का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 असाइन किया गया है तो रेड वाला तो और स्टेबल है, तो इसका एंथैल्पी, इसके फॉर्मेशन का एंथैल्पी 0 से कम आएगा, मीन्स निगेटिव आएगा। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। तो मैं कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ और उसमें बताना है क्या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के बराबर है या नहीं। जैसे हाफ H2 गैस प्लस हाफ Cl2 गैस कन्वर्टिंग इनटू टू कन्वर्टिंग इनटू HCl गैस। तो ये रिएक्शन हुआ है तो इस रिएक्शन में तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कुछ आएगा ही, हीट रिलीज होगा या एब्जॉर्ब होगा, कुछ तो आएगा। तो क्या इस एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl गैस लिख सकते हैं या नहीं। यहाँ पे नोड लगा देंगे, नोड लगाने का मतलब है स्टैंडर्ड स्टेट और कुछ नहीं, स्टैंडर्ड कंडीशन है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो HCl का कितना मोल बना, 1 मोल। जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट है जैसे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन देखो यहाँ पे स्टैंडर्ड स्टेट में है, Cl है यहाँ पे, दूसरा एलिमेंट क्या है Cl, तो Cl भी क्या है यहाँ पे स्टैंडर्ड स्टेट में है। तो 1 मोल का फॉर्मेशन होना चाहिए और जो एलिमेंट है कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट स्टैंडर्ड स्टेट में होना चाहिए। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl के बराबर होगा। जो इस रिएक्शन में एंथैल्पी चेंज आएगा वो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl के बराबर होगा, मतलब फॉर्मेशन एंथैल्पी के बराबर होगा। अगर इसको ऐसे लिखते हैं H2 गैस प्लस Cl2 गैस टू HCl गैस, तो यहाँ से एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इसमें भी कुछ आएगा, वो क्या HCl के फॉर्मेशन एंथैल्पी के बराबर होगा। तो आंसर है नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 मोल का फॉर्मेशन हो रहा है, फॉर्मेशन कितना मोल होना चाहिए था, 1 मोल का। तो यहाँ पे जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl गैस के बराबर नहीं है। H प्लस गैस Cl माइनस गैस से यहाँ पे क्या बनेगा HCl गैस। यहाँ पर भी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो आएगा स्टैंडर्ड कंडीशन है, नॉट लगाने का मतलब वो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl गैस के बराबर नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि 1 मोल का फॉर्मेशन तो हो रहा है लेकिन जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट है वो स्टैंडर्ड स्टेट में नहीं है। ऐसे अगर हम एक और एग्जांपल ले, सी ग्रेफाइट सॉलिड प्लस O2 गैस, इसका कंबशन कराएंगे तो CO2 गैस बनेगा। तो यहाँ पे जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है वो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 गैस के बराबर आएगा, क्योंकि CO2 का 1 मोल बन रहा है और जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट है जैसे कार्बन वो स्टैंडर्ड स्टेट में है और O2 भी स्टैंडर्ड स्टेट में है। नेक्स्ट एग्जांपल, अगर हम बोलते हैं यहाँ पे सी डायमंड सॉलिड स्टेट में है, O2 के साथ इसका रिएक्शन कराएं, कंबस्शन कराएं तो CO2 गैस बना। तो क्या यहाँ पे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 गैस के बराबर होगा या नहीं। तो यहाँ पे देखो 1 मोल का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट क्या क्या है CO2 में, कार्बन और ऑक्सीजन। तो कार्बन अपने स्टैंडर्ड स्टेट में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सी डायमंड लिखा है जो कि स्टैंडर्ड स्टेट नहीं है। तो यहाँ से एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 के बराबर नहीं आएगा।
अगर अपने को कोई रिएक्शन दे दे, जैसे मान लो यहाँ पे दे दिया मीथेन, मीथेन गैस। क्वेश्चन में कैसा आता है डेटा, इसमें सुनो। बोल देगा मेथेन का फॉर्मेशन एंथैल्पी कितना है, कुछ डेटा देगा। तो हमें मेथेन का फॉर्मेशन एंथैल्पी और रिएक्शन का एंथैल्पी बराबर करना है। उसके लिए एक रिएक्शन ऐसा लिखो जिसमें रिएक्शन का एंथैल्पी और मीथेन का फॉर्मेशन एंथैल्पी बराबर हो जाए। दोबारा सुनो, मीथेन का फॉर्मेशन एंथैल्पी दिया होगा, तो ऐसा रिएक्शन लिखेंगे जिसका रिएक्शन का एंथैल्पी मीथेन के फॉर्मेशन एंथैल्पी के बराबर हो जाए। तो यहाँ पे मीथेन लिखा है तो क्या लिखेंगे, सी। कार्बन को क्या लिखेंगे स्टैंडर्ड स्टेट में, मतलब सी यहाँ पे क्या है, ग्रेफाइट। और सॉलिड स्टेट में प्लस हाइड्रोजन को क्या लेना है, H2 गैस। और यहाँ पे 2 मोल हाइड्रोजन लेंगे। तो यहाँ से देखो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो आएगा वो मीथेन के फॉर्मेशन एंथैल्पी के बराबर होगा, मीथेन गैस के फॉर्मेशन एंथैल्पी के बराबर होगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि फॉर्मेशन एंथैल्पी कब रिएक्शन के एंथैल्पी चेंज के बराबर होगा या नहीं। कंडीशन एक ही दो ही है, 1 मोल का फॉर्मेशन होना चाहिए और जो एलिमेंट है उस कंपाउंड के एलिमेंट दैट शुड बी प्रेजेंट इन स्टैंडर्ड स्टेट। तो यहाँ पे जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हमने देखा उसका अप्लीकेशन क्या है, अप्लीकेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। स्टैंडर्ड लिखेंगे कब, जब स्टैंडर्ड कंडीशन दिया हो तब। जैसे यहाँ पे स्टैंडर्ड कब लिखते हैं, जब स्टैंडर्ड कंडीशन दिया रहे। फर्स्ट क्या है, एज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डिक्रीजेज स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेज। तो जितना ज्यादा, जितना कम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगा प्रोडक्ट का स्टेबिलिटी उतना ही ज्यादा होगा। सेकेंड क्या है, अगर हमें रिएक्शन में रिएक्टेंट प्रोडक्ट सबका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पता हो तो रिएक्शन का एंथैल्पी निकाल सकते हैं। यूज्ड टू कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। जैसे मान लो कोई रिएक्शन है, ए, ए प्लस बी, बी कन्वर्टिंग इनटू सी, सी गैस प्लस डी, डी गैस। यहाँ पे जो स्मॉल ए बी सी डी है वो स्टोइकोमेट्री है और कैपिटल ए बी सी डी वो कोई गैसियस मॉलिक्यूल हो सकते हैं, कोई एलिमेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैसे आता है, देखो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो जितने भी प्रोडक्ट में है सी डी, जितने भी प्रोडक्ट में स्पेसिस होंगे सबका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का एडिशन करो पहले। तो क्या लिखेंगे, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस, फिर जो भी रिएक्टेंट है रिएक्टेंट का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन लिखेंगे माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब देखो स्टैंडर्ड कंडीशन लेना होगा तो यहाँ नोट लगा देंगे, यहाँ नोट लगा देंगे, यहाँ पे यहाँ नोट लगा देंगे, तो स्टैंडर्ड कंडीशन में कैलकुलेशन होगा। अब जो एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया अगर इसके लिए इसको इलेबोरेट किया जाए तो देखो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन एंथैल्पी लिखना है, मतलब एंथैल्पी ऑफ, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी गैस, सी गैस।
और ये देखो फॉर्मेशन एंथैल्पी क्या होता है, 1 मोल के लिए होता है, लेकिन बना कितना है, सी कितना बना है, सी मोल, तो यहाँ पे सी से मल्टीप्लाई कर देंगे। प्लस डी के लिए लिखना है तो क्या लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ डी गैस, और डी का कितना मोल बना है, स्मॉल डी, तो डी से मल्टीप्लाई कर दिए। तो ऐसे करके प्रोडक्ट का हमने फॉर्मेशन एंथैल्पी लिख लिया, माइनस रिएक्टेंट में जो है सबका फॉर्मेशन एंथैल्पी को ऐड करो। तो रिएक्टेंट में क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ ए गैस, और ए का कितना मोल बन रहा है, स्मॉल ए, तो स्मॉल ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस स्टैंडर्ड फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ बी गैस, और बी का कितना मोल बन रहा है, स्मॉल बी, तो स्मॉल बी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऐसा अगर हम करते हैं तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आ जाता है। तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन अगर कैलकुलेट करना हो और एलिमेंट का फॉर्मेशन एंथैल्पी दिया हो तो सबसे इजी है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन एंथैल्पी माइनस रिएक्टेंट का फॉर्मेशन एंथैल्पी कर सकते हैं। तो इस पे न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, मस्त रहें। थैंक यू।